Good morning, students. We are continuing the revision of first chapter, the French Revolution. Now, topic 1 is continued. Now comes one of the most important thing is that how to survive. Now, the French people were struggling to survive. During तो 1715 से लेकर 1789 तक इस दौरान पॉपुलेशन फ्रांस का वो तेज़ी से बढ़ गया, रैपिड इंक्रीज़ हो गया। अब जब पॉपुलेशन बढ़ा तो वृद्धि होने लगी, डिमांड बढ़ने लगा फूड ग्रेन्स का, तो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन उसने प्राइस जो है ब्रेड का बढ़ा दिया। लेकिन वेजेस वर्कर्स का वो जो है पेस नहीं आ पाया कि जितना उनको मतलब वेजेस मिलता था उस अनुसार वो नेसेसरी वाले सामान को खरीद सके। तो सिचुएशन बदतर बनते गया और बैड वेदर कंडीशन ने हार्वेस्ट को भी कम कर दिया। इस कंडीशन ने क्रिएट कर दिया सबसिस्टेंस क्राइसिस। तभी क्या हुआ कि इमरजेंस उत्पत्ति हो गई मिडिल क्लास की। तो 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप उभरा जो कि जाने गए मिडिल क्लास के नाम से। ये जो है रिच बन गए। कैसे? तो एक्सपैंड किया, अपना ओवरसीज ट्रेड किया, मैन्युफैक्चर करने लगे गुड्स को। बदले में एडिशन में मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पर लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे जो एजुकेटेड हो गए। इनका विश्वास था कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी का उसको बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। फिलोसफर्स जैसे जॉन लॉके, जीन जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने सोचा मिडिल क्लास को जो ये अकेले रिस्पॉन्सिबल है रिवॉल्यूशन के लिए। इन्होंने अपने आइडियाज़ को फैलाया, फ्रीडम, इक्वल लॉस और अपॉर्चुनिटीज सबों को मिली। अब हम देखेंगे आइडिया क्या था फिलोसफर्स का। तो जॉन लॉके ने अपने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक में आलोचना किया ये जो कंसेप्ट था डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट मोनार्च का। रूसो ने अपने बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोज किया है कि फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो आधारित था सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल और उनके प्रतिनिधि। मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में दबाव डाला ये जो विचार था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी में। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका गारंटी जो था इंडिविजुअल राइट्स का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बन गया पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे फ्रांस के। इन आइडियाज़ को फैलाया पीपल के बीच में। कैसे? तो बुक्स और न्यूज़पेपर्स के द्वारा। जैसे जैसे न्यूज़ ये फैला कि लुई 16 वो प्लान करने लगा वो ज़्यादा टैक्सेस लगाएगा ताकि उसका स्टेट का खर्चा पूरा हो सके। इसने गुस्सा और प्रोटेस्ट दिला दिया ये जो सिस्टम था प्रिविलेजेस का पीपल के बीच में। अब हम आते हैं टॉपिक 2 पर। तो 5 मई 1789 को लुई 16 ने बुलाया एक असेंबली स्टेट जनरल का ताकि वो पास करे जो प्रपोजल था न्यू टैक्सेस का। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट्स उन्होंने भी अपना प्रतिनिधि भेजा। फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजा, जबकि 300 करके। अब ये लोग सीटेड थे रोज में, एक दूसरे को फेस कर रहे थे दोनों साइड से। तीसरा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था उसके सबसे प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर्स, लेकिन इनको भेदभाव सहना पड़ा और इनको बैक में खड़ा रहना था। पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन को तो मनाही ही थी कि वो एंट्री नहीं कर सकते असेंबली में, लेकिन उन्होंने अपना डिमांड और अपने ग्रीवांसेस को रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भेजा। मेंबर जो थे थर्ड स्टेट के डिमांड किया कि वोटिंग जो है वो कंडक्ट हो कि असेंबली को मतलब पूरे जितने भी पर्सन आए हैं सब वोट डालें। लेकिन राजा ने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को और मेंबर्स थर्ड स्टेट के वो वॉकआउट कर गए असेंबली से विरोध में। अब स्टेट जनरल क्या था? तो स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें कि तीनों स्टेट्स ने अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। अब नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट का तो 20 जून 1789 को रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड स्टेट के वो असेंबल हो गए। हॉल था एक इंडोर टेनिस का कोर्ट का जो कि वर्साई में। इन्होंने घोषणा किया अपने आप को कि ये नेशनल असेंबली है, घोषणा किया एक नेशनल असेंबली का। अब इन्होंने शपथ लिया एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस के लिए जो कि पावर जो था मोनार्च का लिमिट करेगा। रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट्स के उसको शुरू किया था मीराबियो और एम्बीसीज ने। मीराबियो का जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ
लेकिन वो जो है फ्यूडल प्रिविलेजेस के खिलाफ था। एबीसीज वो भी ओरिजिनली एक प्रीस्ट था। उसने एक इन्फ्लुएंशियल प्रभावी एक पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। अब स्टेट जनरल का नाम दिया गया नेशनल असेंबली 1789 के बाद। अब रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया बास्तिल में, तो बहुत कड़ाके की ठंड थी, हार्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया फ्रांस में, जिससे क्या हुआ, बढ़ावा हो गया प्राइसेस जो था एसेंशियल कमोडिटीज़ का। कई घंटे बिताने के बाद लंबे क्यू में बेकरी पर भीड़ जो है मतलब कि क्रुद्ध हो गई। वेमेन ने रौंद डाला शॉप्स को। 14 जुलाई 1789 को एक उग्र भरा एजिटेटेड क्राउड उसने डिस्ट्रॉय किया बास्तिल को। बास्तिल को घृणा सब कोई करता था, हर फ्रेंच पीपल, क्योंकि यह सिंबलाइज करता था जो डोमिनेटिंग पावर था किंग का। कंट्री साइड में र्यूमर्स फैल गया, विलेज टू विलेज की लॉर्ड्स जो है मैनर का उन्होंने हायर किया है बैंड्स जो है ब्रिगेंड्स का कि डिस्ट्रॉय करेंगे पके हुए क्रॉप्स को। इस र्यूमर को सुनकर पीजेंट्स अटैक करने लगे चैटियों को। बहुत सारा एरिया जो था फ्रांस का पीजेंट्स ने लूट लिया, जो होडेड ग्रेन था, और जला दिया डॉक्यूमेंट्स को। कंटेन करने लगे रिकॉर्ड जो था मेमोरियल ड्यूज का। इन सब के चलते भारी मात्रा में जो नंबर थे नोबल्स के वो चले गए नेबरिंग कंट्रीज में। फिर क्या हुआ, अंत हुआ स्पेशल प्रिविलेजेस का। पावर जो है रिवॉल्ट का देखने के बाद लुई 16 की पहचान हुई कि प्रपोजल हुआ नेशनल असेंबली का कि उसका पावर को चेक करेगा एक कॉन्स्टिट्यूशन। नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 फ्रांस ने पास किया लॉ कि एबॉलिश करेगा फ्यूडल सिस्टम, ऑब्लिगेशन और टैक्सेस का। मेंबर क्लर्जी का वह भी फोर्स किया गया कि वह भी गिव अप करे अपना प्रिविलेजेस को। टेक्स को एबॉलिश किया और लैंड्स जो चर्च ओन करता था वो जब्त कर लिया अथॉरिटी ने। बाय दिस अब गवर्नमेंट ने बहुत सारा एसेट हासिल कर लिया, बहुत सारा पूंजी आ गया, लगभग 2 बिलियन लीवर्स का। अब फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। नेशनल असेंबली कंप्लीट हुआ, ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 1791 में। इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि वो लिमिट करे पावर्स जो था मोनार्च का। अब जो है पावर जो था वो सेपरेट हो गया और असाइनमेंट हो गया अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये चेंज ऑफ पावर ने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना दिया। तो लॉज जो कि नेशनल असेंबली ने बनाया, तो नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में लॉज जो है बनाया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। असेंबली जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट करने लगा एक्टिव सिटीजन्स को ग्रुप ऑफ इलेक्टर के लिए, जो कि बदले में चूज़ किया असेंबली मेंबर्स को। चेंज सिस्टम वो इस तरह हुआ, मेन जो कि अबव 25 ईयर्स ऑफ एज थे और जो टैक्सेस देते थे इक्वल, जो कि बराबर 3 days ऑफ ए लेबरर्स वेजेस का, उनको स्टेटस मिला एक्टिव सिटीजन, यानी उनको राइट मिला वोट देने का। रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन उनको क्लासिफाई कर दिया पैसिव सिटीजन्स। तो एक इलेक्टर बनने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, और तब एक मेंबर ऑफ द असेंबली एक आदमी को जो बिलोंग करता था हाईएस्ट ब्रैकेट टैक्स पेयर्स का, वही बन सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी, जो कि मतलब लॉ के सामने, ये सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया, नेचुरल राइट्स, और ये ड्यूटी था स्टेट का कि वो इनको प्रोटेक्ट करे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब नेक्स्ट टॉपिक 3 वो नेक्स्ट क्लास में।